जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग साइंस में हम लोग अग्रवाल अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आप लोग कोई भी अनसॉल्व कर रहे हो। हम हर बार ऐसे बताते ही है कि कोई भी अनसॉल्व करते हो, आप लोग राजीव करते हो, एचएम करते हो, यक्स करते हो, आर्यन करते हो, अवतार करते हो, कोई भी अनसॉल्व करते हो। अगर आप लोग केवल सेट देखोगे, तीसरा नहीं देखोगे, आप लोग ईएल देखोगे, तो हम लोग सेट तीसरा ईएल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सेट तीसरा ईएल करेंगे आज। तो ईएल का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? आपके पास पता है एमसीक्यू 20 एमसीक्यू है। आपके जो पुराने वीडियोस है उसमें एमसीक्यू कम है, तो जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। देखो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़कर उसके मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन देखो सबके परावर्तन जो है, परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। नंबर एक, केवल अवतल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण में भी परावर्तन सत्य है, उत्तल दर्पण में भी परावर्तन सत्य है, और समतल दर्पण में भी परावर्तन सत्य है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सदैव सत्य होता है, तो आपके पास डी पार्ट सही होना चाहिए। तो पहले का क्या लिखोगे आप लोग? डी पार्ट। तो उत्तर पहले का आप लोग लिखोगे कौन सा? आपके पास डी पार्ट सही है। ठीक, उत्तर दूसरे का देखो जरा, दूसरे कौन सा सही है? किसी वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो आवर्धित उत्तल दर्पण का काम होता है बड़ा बनाना, और अवतल दर्पण का काम होता है एक चीज आवर्धित है। विवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। विवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो उत्तल दर्पण का काम होता है वस्तु को छोटा बनाना, ठीक है, और अवतल दर्पण का काम होता है वस्तु को बड़ा बनाना। तो यहाँ पर आवर्धित है मतलब छोटा प्रतिबिंब, विवर्धित हो तो बड़ा प्रतिबिंब। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, काल्पनिक है। तो उत्तल दर्पण का काम होता है वस्तु को वास्तविक नहीं काल्पनिक बनाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? बी पार्ट, उत्तल दर्पण द्वारा। तो कौन सा हमारे पास सही है? बी पार्ट सही है। देखो उत्तर 3 देखो जरा, उत्तर 3, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहा जाता है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है? प्रतिरोध का काम क्या होता है? प्रतिरोध का काम है धारा के मार्ग को रुकावट करना, धारा में बाधा उत्पन्न करना, उसका काम होता है प्रतिरोध। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या है? तो चालक नहीं, बिल्कुल इसमें तो प्रतिरोध नगण्य है फिर, क्योंकि चालक है, धारा प्रवाहित होगी इसमें, तो प्रतिरोध फिर ना के बराबर मान लो। अर्धचालक, हाँ अर्धचालक में कुछ मान सकते प्रतिरोध कम है। अर्धचालक किसे कहते हैं? चालक और अचालक के बीच की कड़ी को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अचालक के गुण भी हो, चालक के गुण भी हो। अति चालक तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत रोधी, राइट आंसर। विद्युत रोधी का मतलब है धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब वहां पर प्रतिरोध काम कर रहा है। मतलब हमारे पास कौन सही हो जाएगा? तीसरे का डी पार्ट सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो उत्तर 4 में क्या है? शक्ति की इकाई है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वैसे तो जूल प्रति सेकंड होता है और वाट भी होता है। तो बोल्ट नहीं, बोल्ट विभव का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, जूल जो है कार का मात्रक है, और कूलाम आवेश का मात्रक है। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन राइट आंसर है? तो हमारे पास बी पार्ट जो है राइट आंसर है। इसके बाद देखो, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर, विद्युत केतली में धारा के मान को वृद्धि कर रहे हो, तो धारा के मान में वृद्धि कर रहे हो तो उत्पन्न ऊष्मा मात्रा हो जाएगी। वैसे उत्पन्न ऊष्मा का मतलब क्या होता है? उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी का मतलब क्या हो गया? हमारे पास आर और टी तो इस समय नहीं है, मान लो उसको छोड़ो। तो आई स्क्वायर मतलब 3 गुनी, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुनी होनी चाहिए। तो विद्युत प्रतिरोध यानी ऊष्मा 9 गुनी, हाँ सही है, सी पार्ट सही है, 9 गुनी। तो 5 में का कौन सा सही है हमारे पास? उत्तर 5 का कौन सा सही है? सी पार्ट। 5 का सी पार्ट सही है, 9 गुनी। फिर से एक बार दो, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक व्यक्ति दूर इस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा, व्यक्ति दूर नहीं देख पा रहा। देखो निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु देखो निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष
ठीक। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा ना, असमर्थ है, मतलब उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। तो 6 का बी पार्ट, 6 का बी पार्ट। तो आप लोग लिखोगे उत्तर 6, इसका कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। ठीक है। और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु को वास्तविक उल्टा तथा अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी, देखो जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। तो आपको पता है ना, पृथ्वी एकदम बिंदु, पृथ्वी का आकार एकदम बिंदु आकार होता है, एक बिंदु आकार। तो इसके बाद देखो अनंत पर है क्या? फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। हाँ, अनंत पर राइट आंसर है। तो जब वस्तु अनंत पर हो ना, तो अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण में पृथ्वी एकदम बिंदु आकार बनता है। हाँ, तो 7 में कौन सही है आपके पास? तो 7 में का डी पार्ट सही है। तो आप लिखोगे उत्तर 7, और इसका कौन सा पार्ट सही है? डी पार्ट सही है। अब देखो हम लोग आ गए हम लोग रसायन विज्ञान पे। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना उदाहरण है। तो कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को वायु में जला रहे हैं, तो जैसे मान लो कार्बन को वायु जला रहे हैं हम लोग, तो उत्तर 8 है आपका। ठीक, कार्बन को वायु में जला रहे हैं, तो कार्बन यानी C+O2 रिएक्शन क्या बनेगा? CO2 यानी संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे पास ए पार्ट सही है। उत्तर देखो 9, उत्तर 9। 9 में क्या है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया गैस निकलती है। देखो कोई भी धातु हो, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, अगर अम्ल से क्रिया कर ले तो कौन सी गैस निकलती है? उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु और अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलेंगी वहां पर। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन है क्या? हाँ, पहले ऑप्शन है, तो H2। तो 9 में का कौन सा सही है? हमारे पास पहला सही है, H2 गैस निकलेंगी वहां पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। सामान्य तापक्रम तथा दाब पे द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। आपको बता दें कि सामान्य ताप और दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु है। एक तो आपके पास मर्क्यूरी है, जो मर्क्यूरी बता रहे, मर्क्यूरी मतलब मरकरी है। मरकरी जो है सामान्य अवस्था में, द्रव अवस्था में है, वैसे धातु है लेकिन सामान्य अवस्था में द्रव में है। मरकरी है क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। मरकरी तो है ही नहीं, तो फिर ऑप्शन क्या है? तो क्लोरीन नहीं, क्लोरीन गैस है। ब्रोमीन, ब्रोमीन द्रव अवस्था में है। फ्लोरीन, आयोडीन नहीं, तो ब्रोमीन राइट आंसर। तो 10वीं का हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? 10वीं का बी पार्ट। तो लिखेंगे उत्तर 10, और इसका कौन सा पार्ट सही है हमारे पास? इसका जो है बी पार्ट सही है। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट सही है? बी पार्ट। 11 नंबर में प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। देखो अगर इस ऑप्शन बता देते हैं। पहला ऑप्शन है OH। OH को हम लोग ऑल समूह कहते हैं। फिर COOH, इसको ओइक समूह कहते हैं। फिर CO, इसको नॉन समूह कहते हैं। और CHO, इसको अल समूह कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो राइट आंसर सिंपल सी बात है, तीसरा होना चाहिए। तो सी पार्ट सही होना चाहिए हमारे पास। तो 11वें का हमारे पास कौन सा है? सी पार्ट। तो हम लोग कहेंगे उत्तर जो 11 है, इसका कौन सा पार्ट है? सी पार्ट सही है। 12 नंबर कॉलम दिए गए यौगिक में सुमेलन कीजिए ए और बी को, मतलब मिलाओ, ए और बी को मिलाओ। तो समझना, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा डायरेक्टली मतलब इसको आपको बता देते हैं। टोटल ही 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? चलो पहले मिलाते हैं इसको। तो 12 में सबसे पहले है हमारे पास देखो इस प्रकार से है कि एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें है सी ट्रिपल बॉन्ड में है, सॉरी सिंगल बॉन्ड में है हमारे पास H। तो H और H, और यहाँ पर CH और H। ठीक है, और C डबल बॉन्ड OH यानी COOH। इसके बाद हमारे पास है एल्काइन। तो एल्काइन, इसके सामने कौन है? C, मतलब H और H। यहाँ पर है C ऊपर और ये H। फिर है डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके सामने है C, इस प्रकार से बॉन्डिंग है H और H। फिर है CH और H।
फिर है सी, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक, सी एस, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर ये एच, एच और ये बी आर। इसके बाद है हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन में हमारे पास है सी ऊपर इस प्रकार से बॉन्डिंग है, और ये सी ट्रिपल बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, एच यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है, इसमें तो कुछ है ए बी सी, यहाँ ए बी सी और ये डी, ये ए बी सी और डी, इसमें आपके पास थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ठीक है। अब समझना, सबसे पहले टॉपिक समझना आप लोग कि यहाँ पर एल्डिहाइड है, मतलब आपके पास सी एच ओ समूह होना चाहिए। आइन है, आइन, तो इन में क्या होता है डबल बॉन्ड, आइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, सिलिक में हमारे पास क्या होता है सी एच, सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच होना चाहिए। हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन परिवार में कौन कौन आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये होना चाहिए। अब समझना क्या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं, तो एल्काइन नहीं होना चाहिए, एल्किन होना चाहिए। चलो गिनती कर लेंगे अभी। हाँ देखो, सबसे पहली बात तो हमारे पास एल्डिहाइड, तो सी एच ओ समूह कहाँ पर है, देखो सी एच ओ ये है, तो हम लोग इस ए को कैपिटल ए स्मॉल ए से जाकर मिलेगा, ठीक। इसके बाद यानी कैपिटल ए जो है, नहीं स्मॉल बी से जाकर मिलेगा इससे, तो हम लोग कहेंगे कैपिटल ए जो है ये किससे मिलकर जरा मिलेगा, बी से। और एल्काइन को छोड़ो भी, कार्ब सी ओ ओ एच कहाँ पर है, तो सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच, तो इसको मिलाओगे इससे, मतलब आपका जो सी है वो सी जाके मिलेगा आपका किससे, ए से, ठीक। और इसके बाद देखो हाइलो एल्केन, हाइलोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको मिलाओगे सी से, तो जो डी है वो जाके मिलेगा सी से। अब यहाँ पर निश्चित है कि जो सी है आपका, सी मिलेगा डी से, तो जो सी है, कुछ गड़बड़ हो गया, सी नहीं बी, बी, बी जो है ये मिलेगा आपका किससे, डी से, तो बी जो है ये मिलेगा आपके डी से। अब एक बार देख लो जरा, इसमें देखो सी एक बार, दो बार, तीन बार, तीन दूनी छः, एक दो तीन चार, तो दो कम है, तो कोई जरूरी नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आइन है। अगर हम लोग सी जितनी बार हो उसमें दो का गुणा करते हैं, अगर एच उससे दो अधिक हो तो फिर एन, और अगर बराबर हो तो इन, और कम हो तो आइन, तो दो कम है इसमें, एक दो तीन, तीन दूनी छः, तो एच अगर एक दो तीन चार है तो छः, छः से दो कम है मतलब आइन, अगर बराबर हो तो इन, और ज़्यादा हो जाए तो एन, ठीक। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपके कौन सा सही है। ए जाके मिला बी से, बी मिला डी से, और सी, देखो आपका राइट आंसर डी, डी जो है ये राइट आंसर है आपका, ठीक। 12 में कौन सा सही है आपका, डी ए सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 14, तो लिखोगे अब लोग उत्तर 14, 14 नहीं 13, 13, चलो यहीं पे कर देते 13, उत्तर 13 कर देते हैं, उत्तर 13, चलो कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ 13 में क्या है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है, तो देखो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4, संयोजकता कैसे, देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, कार्बन का होता है 6, ठीक 6, तो हम लोग लिखते हैं, देखो परमाणु लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है, हम लोग 2 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 18 लिखते हैं और 32 लिखते हैं। तो 6 को पहले 2 दे दो, फिर 8 नहीं दे पाओगे, 4 दोगे, तो कार्बन की संयोजकता क्या है 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, बी पार्ट सही है। अब आ जाओ आप लोग केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री खत्म, बायोलॉजी पे। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, आपको बता दें शरीर से अगर हम लोग हानिकारक पदार्थ हो या अपच पदार्थ हो उसको निकालना उत्सर्जन कहते हैं, और ग्लूकोज के रूप में किसी भोजन को, किसी चीज को ग्रहण करना उसको अवशोषण कहते हैं। तो जनन, जनन क्रिया का मतलब नहीं, दो क्या है, जब हानिकारक पदार्थों का निष्कासन, हानिकारक पदार्थों को शरीर से निकालेंगे, मतलब निष्कासन कर रहे हैं ना हम लोग, तो उत्सर्जन कर रहे हैं, यहाँ पर जनन नहीं कर रहे। जनन का मतलब होता है संतान की उत्पत्ति करना, संतान की उत्पत्ति थोड़ी कर रहे हैं हम लोग
पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल रहे, उत्सर्जन कर रहे हैं। पाचन क्रिया भी नहीं कर रहे, परिसंचरण तंत्र भी नहीं, मतलब परिसंचरण भी नहीं कर रहे हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। तो कौन सा हमारा राइट आंसर है, तो बी पर हमारा राइट आंसर है। मतलब उत्सर्जन का मतलब क्या है, कोई भी शरीर से जैसे पसीना निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, भोजन करने के बाद जो अपच भोजन है उसको मल के द्वारा बाहर निकालना, ये सब क्या है, उत्सर्जन ही तो है। तो उत्सर्जन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो देखो उत्तर 15, तो आप देखोगे उत्तर 15, उत्तर 15। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे जिस प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल आदि के साथ से अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो कौन सी क्रिया नहीं होती है, देखो ये देखो, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, बिल्कुल ये क्रिया होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों क्लोरोफिल की आवश्यकता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, बिल्कुल ये सही बात है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, क्योंकि पौधे प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उससे ही रासायनिक ऊर्जा में अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलना बिल्कुल सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे को मतलब चाहिए ही, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं, यही गलत है। तो डी पार्ट सही है, 15 कौन सही है, डी है, ठीक डी। ये पौधों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये क्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये तो पता ही है आपको, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने प्रकाश यानी प्राकृतिक वर्ण का, और चलो 16 नंबर पे देख लो। तो 16 का कौन सही है आपके पास, 16 का जो है आपके पास पहला ही सही है, और 17, 18, 19 और 20 देखो जरा। 17 में क्या है, 17 में मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे में किए थे। तो ये तो आपको पता ही है आपको कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था अपना। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, मटर के पौधे पर। राइट आंसर क्या है, मटर के पौधा, मतलब आपका डी पार्ट सही है, डी पार्ट, डी पार्ट। 18 नंबर में निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं। देखो आपको बता दे, एकलिंगी, द्विलिंगी, वैसे तो आपका फुल डिस्कस आपके क्लास 10th में नहीं है, इंटर में आपका फुल डिस्कस है कि एकलिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी, ठीक है, इसके बारे में। तो निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं। पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। देखो पपीता जो है ये एकलिंगी पौधा है, पपीता में जो पौधे में पुष्प है वो एकलिंगी है। गुड़हल, सरसों, मटर इसमें द्विलिंगी है। तो हम लोग राइट आंसर ए पार्ट कर लेंगे 18 का। तो पपीता जो है ये, इसके जो पुष्प है एकलिंगी है। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। आपको बता दें कि स्त्री में जो संतान की, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिवार नियोजन के बारे में अध्ययन किया था। परिवार नियोजन के लिए कॉपर टी उपयुक्त करते हैं यानी स्त्री के गर्भाशय में। तो देख लेते हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो किस में करते हैं, गर्भाशय में। तो 19 का कौन सा पार्ट सही है हमारे पास, 19 का सी पार्ट सही है। अब हम लोग 20 नंबर पहुंच गए हैं। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किण्वन यानी पता है, जैसे कोई पदार्थ हो, गन्ने का रस हो, ठीक है, इससे हम लोग किण्वन क्रिया कराते हैं, शराब वगैरह बनाते हैं। अंगूर का रस हो, इससे शराब बनाते हैं, पहले सड़ाते हैं, इसके कीड़े बन जाते हैं और जिसे किण्वन क्रिया कहते हैं। तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, ये कथन सत्य नहीं है। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो किण्वन क्रिया हो जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग भी अगर ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हम लोग शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, बिल्कुल सही बात है, ईस्ट में होता ही है। और इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है। और ये भी सही है, क्योंकि हम लोग अगर ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेंगे तो एथेनॉल में परिवर्तित होता भी रहता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, कोशिका विद्युत घर है वो, वहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण होते हैं वहाँ पर। ये थोड़ी है कि वहाँ पर किण्वन क्रिया हो जाएगी, किण्वन क्रिया नहीं होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो 20 का कौन सा पार्ट है हमारे पास, डी पार्ट सही है। अब देखो हम लोग करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में पहले हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है उपखंड का, ठीक है, उपखंड का। और चलो फिर उपखंड का को करते हैं। तो इतने को पहले हम लोग रेस करते हैं, अगर शॉर्ट करना चाहो कर लो। अब देखिए
कि हम लोग फिजिक्स में जो है वर्णनात्मक प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। जबकि वस्तु नंबर 1 अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। देखो, सबसे पहली बात तो इनका कहना क्या है, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 1 उपखंड खा में है। एक चीज आपको बार बार हम यही बता रहे हैं कि खंड को अलग अलग पेजों में करोगे बोर्ड एग्जाम में। खंड का अलग पेज, अगर खंड का जहां पर समाप्त हो जाए उस पेज को चेंज करके खंड खा दूसरे पेज से करोगे, नए पेज से करोगे। खंड गा भी नए पेज से करोगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टीचर चेक करते हैं इसे। फिजिक्स के टीचर अलग है और बायो और केमिस्ट्री के टीचर हो सकता है कि वो एक ही चेक करें। तो देखो, जैसे उपखंड खा में प्रश्न नंबर हम लोग करेंगे 1, तो हम लोग कर लेंगे उत्तर 1। उत्तर 1 तो क्या है, अवतल दर्पण के किन दो उपयोगों को लिखिए। तो आप लोग हेडिंग डालोगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, नंबर 1 हजामत करने में। हजामत का मतलब क्या है, जैसे दाढ़ी बनाने में, कटिंग काटने में, मूछे दाढ़ी मूछ बनाने में। जैसे अवतल दर्पण का काम क्या होता है, चेहरे को बड़ा दिखाना, चेहरे को बड़ा दिखाना। तो इसके नंबर 1 हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे हम लोग हजामत बनाने में। क्या करने में, हजामत बनाने में, हजामत करने में, ठीक है, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 हम लोग, नंबर 2 किसमें, डॉक्टर जो है नाक कान, नाक के अंदर कुछ दिक्कतें हो जाए तो अवतल दर्पण से देखते हैं, जिससे बड़ा दिखा दे। कान में अगर कुछ हो जाए, जैसे कोई पुड़िया वगैरह हो जाए, तो उसको देखने में डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो नाक कान इसके इलाज के रूप में डॉक्टर प्रयोग करते हैं। हाँ, तो डॉक्टर इसका उपयोग नाक कान, हाँ, कान व नाक आदि के परीक्षण में, परीक्षण मतलब देखने में, हाँ, आदि के परीक्षण में करते हैं। डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं इसमें, ठीक। बस 2 ही पूछे गए हैं, 2 ही बता रहे हैं। बाकी आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में जितने पूछ रहे हैं उतने ही करो। इसके बाद इसमें और भी कहना है कि प्रतिबिंब बनाओ। नंबर 1 जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। तो नंबर 1 ए पार्ट में है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। तो वस्तु कहाँ हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। तो समझना, जैसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक दबा हुआ हो और उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो। ये उभरे पृष्ठ पॉलिश है। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, यम और यन, ठीक, द्वारक है। और अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, मान लो कि यहाँ पर यफ है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर अनंत है, और यहाँ पर मान लो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है। ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसको बाद में दिखाएंगे। वस्तु से हमेशा कितनी किरणें निकलती है, वस्तु से हमेशा 2 किरणें निकलती है। वस्तु से कितनी किरणें निकलती है, 2 किरणें निकलती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ये रेखा अभिलंब का कार्य करती है। तो वस्तु से 2 किरण निकलती है। एक किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है। जो मुख अक्ष के समांतर होकर जाती है वो किरण परावर्तन के पश्चात फिर फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक। किससे होकर जाती है, फोकस से। रेखा को थोड़ा सीधी रेखा बना देते हैं ऐसे, ठीक। तो किससे होकर जाती है, फोकस से। एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र, ठीक। इसीलिए बाद में बताया हमने कहा फोकस ये और वक्रता केंद्र ये, ठीक। अब की बार, ठीक है। एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो किरण फिर सीधी निकल जाती है, ठीक, सीधी निकल जाती है। दोनों जहां पर मिलते हैं वहां बनता है प्रतिबिंब। तो ये बना प्रतिबिंब। अगर ए और बी प्रतिबिंब है
तो ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी वस्तु है तो ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश क्या है, आपका प्रतिबिंब है। ठीक, कुछ लिखना है क्या, देख लेते हैं, अगर लिखना है तो बता देंगे। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, ठीक है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। हाँ, किरण आरेख खींचना है। अगर लिखने की बात की जाए तो लिखने आप लोग कैसे लिखोगे, वस्तु यहाँ पर है ना, तो प्रतिबिंब का देखो, प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा और वास्तविक है और उल्टा है। ठीक, अब देखो इसी में बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है जानते हो आप लोग, बी पार्ट में है फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, यानी हम लोग कह देंगे एफ व पी के बीच, शॉर्ट में एफ व पी के बीच में। तो अब की बार जो अवतल दर्पण तो हम लोग जान चुके हो, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण जो इस प्रकार से है, आपका उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश है, दबे हुए पृष्ठ पर आपका परावर्तक है, जहाँ पे चर देखते हो उसे परावर्तक कहते हैं। ये आपके पास ध्रुव P है और ये यम और ये यन दोहरक है। ठीक है, यहाँ पर P है। अब एक चीज ध्यान रखना कि इनका कहना कहाँ है, क्या है कि F व P के बीच, तो मान लो कि ये आपके पास F है, ये आपके पास F है, ये आपके पास C है, वक्रता केंद्र। F और P के बीच मान लो कि यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर क्या है, वस्तु है। वस्तु से कितनी किरणें निकलती है, दो किरणें निकलती है। एक किरण मुख अक्ष के समांतर होकर जाती है, जो किरण मुख अक्ष के समांतर होकर जाती है फिर अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, तो यूं फोकस से होकर जा रही है। ठीक, फोकस से होकर जाती है। एक किरण फिर कहाँ से ले जाओगे, वक्रता केंद्र से, यूं। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है फिर वो वक्रता, फिर पुनः वक्रता केंद्र वापस आ जाती है और इसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, तो ऐसे तो दोनों का मिलना संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे दोनों का मिलना, तो इन दोनों को पीछे की ओर खींच के ले जाते हैं, ऐसे पीछे की ओर खींच के ले जाते हैं, और पीछे की ओर जहां मिलेंगे वहां बनेगा प्रतिबिंब। इस प्रकार से बना प्रतिबिंब। तो ए और बी अगर वस्तु है तो ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब है। तो इसमें लिखने के लिए तो नहीं है, तो आपको बता देते हैं, लिखने के लिए कहते हैं तो वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब है और सीधा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर 2 में है अपवर्तन के नियम है, अपवर्तन के नियम है। तो देखो उत्तर 2 में अपवर्तन के नियम क्या है। उत्तर 2 में आप लोग लिखोगे, हेडिंग डालोगे अपवर्तन के नियम, हेडिंग डाल के लिखोगे। देखो अपवर्तन के नियम लिखिए, तो अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि यहां पर ये तो परावर्तन हो रहा है, जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई एक पृष्ठ है, ठीक, और प्रकाश को मोड़ने के लिए हमेशा अभिलंब चाहिए। तो मान लो कि ये आपके पास एक माध्यम है और ये आपके पास कोई दूसरा माध्यम है। जब मान लो कि ये आपके पास विरल माध्यम है, विरल माध्यम का मतलब है गर्म माध्यम, और ये आपके पास सघन माध्यम है, सघन का मतलब है ठंडा माध्यम। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होती है, आती है, ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। या फिर अगर ये आपके पास मान लो कि दोनों समझा दे रहे हैं, जैसे मान लो कि ये आपके पास है सघन माध्यम, क्या माध्यम है, सघन माध्यम, और ये आपके पास है विरल माध्यम, ठीक, विरल माध्यम। तो आपके पास मान लो सघन माध्यम, ठीक है। हाँ, जब प्रकाश किरण अगर सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग अपवर्तन के नियम को देखते हैं। तो अपवर्तन का नियम क्या है, प्रकाश किरणों का अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को, देखो प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित हो रही है यहाँ पर, तो प्रकाश किरणों का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक। अब देखो इसी क्वेश्चन में है 3 सेंटीमीटर वस्तु उत्तल लेंस के मुख अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस की वस्तु से 10 सेंटीमीटर
है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? तो देखो जरा, इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसी में ही है। हाँ, तो इसी में ही है कि 30 सेंटीमीटर की वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को लिखते हैं हम लोग ओ से, तो ओ बराबर 3 सेंटीमीटर, 30 नहीं 3 सेंटीमीटर, और मुख अक्ष के लंबवत रखी है, मुख अक्ष के लंबवत रखी है, ठीक है। और लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर 30 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर 30 सेंटीमीटर है, एफ बराबर क्या है 30 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी, तो हम लोग कहेंगे u बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक, -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क, i बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, i बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो हम लोग लेंस सूत्र लगा देंगे इसमें, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर 1/f बराबर 1/, अच्छा f की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, f की जगह लिखेंगे हम लोग 30, 1/u की जगह -10 माइनस, यहाँ पर हम लोग v लिखेंगे, ठीक है, v, और -1/-10, माइनस माइनस प्लस 75 करोगे तो हो जाएगा माइनस, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 माइनस 1/10, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। एक चीज ध्यान रखना कि एलसीएम लेना तो आपको आता ही है ना आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर हम लोग 30 एकम 30, 10 दूनी 10 तिया 30, यहाँ पर 3 कर दो 10 तिया 30, घटाओगे तो -2/30, एक बार नीचे 30 10 तिया, ठीक है, तो 2 एकम 2, 15 दूनी 30, तो हम लोग कहेंगे v बराबर -15 सेंटीमीटर, ठीक, v बराबर क्या आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे, जो कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, m बराबर v/u बराबर I/o, ठीक, I/o। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। हाँ, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, v की जगह लिखेंगे हम लोग -15, u की जगह हम लोग क्या लिखेंगे -10, i की जगह हम लोग लिखेंगे i, o की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3, ठीक, 3। तो यहाँ पर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, तो i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2, ये बटे में है, इसको गुणा में पहुंचा दो 3, गुणा में पहुंचा 3, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9/2, तो i बराबर हम लोग कहेंगे 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक, यही तो है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार। तो ये हम लोगों ने आकार ज्ञात कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। हाँ, और अगर आप लोग लेंस इसमें है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस तो दिया ही गया है इसमें, कौन सा लेंस है हमारे पास, उत्तल लेंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरा, तो चलो तीसरा ही लगा कर देते हैं आपको, इतनी को शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरा में क्या है, ओम का नियम लिखिए, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, और 462 देखो न्यूमेरिकल्स भी दे दिए गए। सबसे पहले देखो ओम का नियम, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 3, देखो हेडिंग डाल के लिखोगे और अट्रैक्टिव हेडिंग डालोगे, अट्रैक्टिव मतलब मस्त तरीके से मोटे पेन लेके जाओगे एग्जाम में, जिससे कि हेडिंग इस प्रकार से डालो और बीच में हेडिंग डालोगे, अंडरलाइन वगैरह करोगे, एग्जामिनर अट्रैक्टिव हो जाए। ब्लैक ब्लू का कंबाइंड मस्त रखना, ठीक है। दो यहाँ पर क्या है, ओम का नियम लिखिए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के अनुसार, जैसे मान लो पहले ओम का नियम बताते हैं, जैसे यदि किसी भौतिक, जैसे कोई भौतिक चालक हो, ठीक, अगर यदि किसी भौतिक चालक की लंबाई, ताप, दाब आदि में अगर हम लोग बिल्कुल कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं,
तो वहां पर विभवांतर और धारा जो है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक, ये अगर अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो हम लोग एक नियतांक लेते हैं, तो V, ठीक, हम लोग लेंगे V, और यहाँ पर अनुक्रमानुपाती समानुपाती हटाने पर नियतांक लेंगे तो ये जगह I और यह जगह R। जहां R क्या है जानते हो, पहले I को बटे में पहुंचा दो, तो V बटे I बराबर यह हो जाएगा R। जहां R क्या है, जहां R जो है ये है प्रतिरोध, अर्थात ये नियतांक, जो कि यहां पर ओम के नियम में क्या है, ये नियतांक है। तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में अगर परिवर्तन ना किया जाए तो विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इनके कंडीशन के अनुसार इनका कहना है कि किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। देखो, अगर किन्हीं तार अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक, यहाँ पर तो दो कारक कौन कौन से, एक धारा और एक विभवांतर। ठीक, बाकी इसमें क्वेश्चन क्या है, इनका क्वेश्चन क्या है कि किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए, दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, रो बराबर RA बटे L, प्रतिरोध वाले करने वाले कारक। तो यहाँ पर हम लोग R का मान निकालेंगे, तो R बराबर ये हो जाएगा रो L बटे A। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यहां पर ध्यान रखना। प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती है, प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती है, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 में प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो, इनका दो ही तो पूछा है इन्होंने, हाँ, दो कारकों का उल्लेख कीजिए, दो ही कारक। देखो, तो अगर हम लोग लंबाई में वृद्धि करते हैं, किसी तार की लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो उसके प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होता है। ठीक है, अगर लंबाई में वृद्धि करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि करोगे तो प्रतिरोध घटेगा। बस यही इनके दो प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद इसमें सवाल भी है, दो नंबर तो आपको मिल गए यहाँ पर, एक नंबर 2 नंबर। इसमें सवाल भी है, सवाल में यह है कि 400 वाट का एक बल्ब है, इसको P से लिखो। तो P बराबर हमारे पास क्या है, 400 वाट। तो P बराबर हमारे पास क्या है, 400 वाट का एक बल्ब, और 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, यानी V बराबर हमारे पास क्या है, 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है, 5 मिनट। T बराबर कितना है, T बराबर है 5 मिनट, अर्थात इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 5 × 60 बराबर 5 × 30, 300 सेकेंड। ठीक, लगाया था। बल्ब में प्रवाहित धारा, इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा, तो धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, ऊष्मा H बराबर या W बराबर कह सकते हो आप लोग क्वेश्चन मार्क। ठीक, H बराबर या W बराबर आप लोग कह सकते हो क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो फार्मूला देखो हमारे पास क्या लगा दोगे आप लोग, P बराबर VI लगा दो। P बराबर हम लोग क्या लगा देंगे, VI। तो समझना आप लोग, तो P बराबर जब हम लोग लगा देंगे VI, ठीक, तो यहां पर हमारे पास P की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 400, V की जगह हम लोग लिखेंगे 200, I की जगह हमें नहीं पता, इसको बटे में पहुंचा दो। तो 400 बटे 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो I बराबर 2 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर, तो ये आ गया 2 एम्पियर। अब उत्पन्न ऊष्मा देखो, अगर हम W लेंगे तो W बराबर I² RT लगा देंगे। ठीक, W बराबर क्या लगा देंगे हम लोग, I² RT। और अगर H लेंगे तो I² RT बटे 4.2 लिखना पड़ता है। तो हम उत्पन्न ऊष्मा को दोनों से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक, इस कंडीशन में। तो हम लोग लिखेंगे H बराबर हमारे पास हो जाएगा I² RT,
कि हमारे पास आई स्क्वायर आर टी लगा देंगे, कि हमारे पास आई है, आई है, आर है, आर नहीं है। ठीक, तो यहां पर समझ लो एक फार्मूला हम लोग और लगा सकते हैं यहां पर, तो समझना आप लोग, एक फार्मूला हम लोग और लगा सकते हैं कि W बराबर या H बराबर बात है कि ये तो वी आई टी, क्या वी आई टी, हाँ वी आई टी, ये फिट हो जाएगा फार्मूला यहाँ पर। तो ठीक है, इसको उत्पन्न ऊष्मा W बराबर हमारे पास V का मान क्या है, तो V का मान है 200, V का मान है 200, I का मान क्या है, I का मान है 2, इंटू T का मान क्या है, T का मान है 300, T का मान क्या है हमारे पास 300। ठीक, तो ये हो जाएगा W बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है 4। अब हमारे पास देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे W बराबर 12 इंटू 10 की घात 1 2 3 4। साइंस के मुताबिक हम लोग एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, अगर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो नीचे एक जुड़ा एक जीरो होना बहुत जरूरी है, तो एक जीरो यहाँ लिखेंगे, तो एक जीरो यहाँ लिखेंगे, एक जीरो हटा के हम लोग एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो W बराबर 1.2 इंटू 10 की घात, गुणा में घातें जुड़ती है 4 और 1 5, और मात्रा क्या है जूल, इसीलिए हम लोग इसे W बराबर लिख सकते हो कि कार का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल, इसीलिए हम लोग इसको W से भी लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरे के बाद चौथा, चौथा देखो चौथे में क्या है, चौथे में है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए, तो आप लोग डालोगे उत्तर 4 और हेडिंग डालोगे बोर्ड एग्जाम में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखो दो ही गुण लिखने के लिए है यहाँ पर, ये नहीं कि बहुत गुण, देखो दो ही गुण हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताते हैं, जैसे ये कोई चुंबक है, ठीक, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं N और S। चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा N से निकलकर S में प्रवेश करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा N से निकलकर S में प्रवेश करती है। क्लियर, इतनी बात तो क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S में प्रवेश करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S में प्रवेश करती है। इतनी बात क्लियर, दो गुण हो गए इसके। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर S से N में जाती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर से S में N से N में जाती है, तीन गुण हो गए इसके। चौथा गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो खुला वक्र है कि बंद वक्र है, तो बंद वक्र है तो बंद वक्र बनाती है। और नंबर 4 गुण क्या है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तो चुंबकीय क्षेत्र का गुण फिर से समझ लो। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। बस 2 पॉइंट याद रख लो, ठीक, बाकी तो आपको बता ही दिया हमने। हाँ, इसी में किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। कार्क स्क्रू, दो कार्क स्क्रू का नियम क्या है, मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम। तो इसके बाद हम लोग आप लोग हेडिंग डालोगे मैक्सवेल के यानी कार्क स्क्रू का नियम, कार्क स्क्रू का नियम। देखो कार्क स्क्रू का नियम क्या है, कार्क स्क्रू का नियम है कि यदि हम किसी धारावाही तार को, यानी मतलब पेचकस के नियम से बता रहे हैं, ठीक है, स्क्रू पेंच, तो यदि पेचकस को हम लोग पेचकस को इस प्रकार से पकड़ते हैं, ठीक है, तो अगर पेचकस को इस प्रकार से घुमाते हैं, पेचकस को इस प्रकार से घुमाते हैं कि देखो एक चीज ध्यान रखना कि इस प्रकार से घुमाते हैं, इस प्रकार से घुमा रहे हैं कि ये जो अंगूठा है इस समय ये धारा की दिशा में है, इस समय ये धारा की दिशा में है। फिर से एक बार समझना, पेंच की नोक, पेचकस की जो नोक है उसको तो हम लोग नीचे बोर्ड पर रखेंगे ही,
जब पेंचकस को इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये अंगूठा है, ये बताता है धारा की दिशा। यही पेंचकस का नियम है। ठीक, अब देखो इसी में और है क्या, किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। फिर से एक बार, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को आप लोग दर्शाइए। ठीक है, दर्शाइए और दर्शाइए किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित कीजिए। देखो इसके जो चित्र है आप लोग जरा स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, देख तो रहे हो आप लोग, इसको इस प्रकार समझोगे। ठीक है, और इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। अगर मान लो कि आप लोग 4 को नहीं करना चाहते हो तो इसके अथवा करोगे, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे हेडिंग डालोगे, उत्तर 4 और अथवा, ऐसे हेडिंग डाल के करोगे, ऐसे नहीं, 4 और अथवा। तो उत्तर 4 के जो अथवा है, अथवा में क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अच्छा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। यदि किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो तो वो तार गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। यदि किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार गर्म हो जाता है, इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सॉरी, चुंबकीय प्रभाव नहीं, तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र, उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र, ठीक है, W से भी लिख सकते हो आप लोग, H से भी लिख सकते हो, Q से भी लिख सकते हो। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र R के पदों में लिखिए। उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र जो है R के पदों में लिखिए। तो देखो ए पार्ट में लिख रहे हैं हम लोग। ठीक, ए पार्ट में है उत्पन्न ऊष्मा R के पदों में, हम लोग लिखेंगे ए पार्ट में है उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र R के पदों में। देखो R के पदों में अभी हमने लिखा भी था आपको कि H बराबर, या कह सकते हो Q बराबर या W बराबर I स्क्वायर RT। ठीक, क्या लिखोगे, I स्क्वायर RT, बस। और क्या पूछा गया है, 200 वोल्ट यानी V से लिखोगे इसको, V से, तो V बराबर 250 वोल्ट, 5 एम्पियर, तो I बराबर हो गया 5 एम्पियर। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज बॉल है, परिपथ में 25 वाट कितने बल्ब जल सकते हैं, 25 वाट कितने बल्ब जल सकते हैं, यानी P बराबर 25 वाट कितने बल्ब जल सकते हैं। तो N बराबर क्वेश्चन मार्क 25 वाट है। ठीक है, चाहो तो वाट लिख देना, चलो लिख देते हैं 25 वाट, P बराबर 25 वाट, N बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कितने बल्ब जल सकते हैं इनका कहना ये है, तो समझना आप लोग। हमारे पास एक फार्मूला होता है, सबसे पहली बात तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, P बराबर हमारे पास क्या होता है, VI। P बराबर हमारे पास क्या होता है, VI, और हमारे पास ये मान दिया ही गया है। तो इनका कहना है कि कितने बल्ब जल सकते हैं। तो देखो इसके लिए आप लोग सूत्र क्या लगा दोगे, सूत्र आपको बता देते हैं कि हम लोग जानते हैं कि P बराबर फार्मूला क्या था, VI। तो P बराबर VI, कितने बल्ब जल सकते हैं, तुम्हारा N बल्ब जल सकते हैं, तो NP बराबर VI। ठीक है, NP बराबर VI। यहाँ पर आप लोग N इंटू P की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 25 बराबर V की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 250, और I की जगह 5, इसको बटे में पहुंचा दो तो N बराबर हो जाएगा 250 इंटू 5 बटे 25, काटोगे तो ये हो जाएगा 10।
तो n बराबर 10 इंटू 5, n बराबर हो जाएगा 10 पन्ना 50 बल्ब। तो कितने बल्ब जल सकते हैं? तो 50 बल्ब जो है जल सकते हैं। ठीक है। एक चीज आपको और बता दें कि कोई जरूरी नहीं कि अनसॉल्व्ड में जो आंसर दिए गए हैं वो एग्जैक्ट आपके परफेक्ट आंसर ही हो। ठीक है, हो सकता है कि इसके आंसर में भी मिस्टेक हो। अब देखो, हम लोगों ने फिजिक्स को तो कम्प्लीटली हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी हम लोग केमिस्ट्री को करने वाले हैं। तो चलो केमिस्ट्री शुरू करते हैं। तो इससे पहले स्क्रीनशॉट। अब देखो, हम लोग केमिस्ट्री करेंगे उपखंड खा। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखो संतुलित समीकरण कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, तो उत्तर 5 और का। उत्तर 5 के का में पहला है CaOH का होल्टॉइज। CaOH का होल्टॉइज इक्वेशन प्लस CO2, ये आपके पास गैस है, रिएक्शन CaCO3 प्लस H2O। दूसरा है आपके पास CH4, ये आपके पास गैस है, प्लस O2 रिएक्शन CO2 प्लस H2O जो कि लिक्विड है। अब इसको संतुलित करोगे। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे अधिक कौन है, सबसे बड़ा कौन है। ये बड़ा है, इसमें Ca एक बार है, Ca एक बार है, क्लियर। यहाँ पर H 2 बार है, तो H 2 बार है, क्लियर। ये O 2 और 2 4 बार, O 2, ये 1 और 3 4 बार, क्लियर। तो पूरा का पूरा बैलेंस कंप्लीट है। देखो Ca एक बार, Ca एक बार, H 2 बार, H 2 बार, O 2 और 2 4 बार, O 3 और 1 4 बार, एक C और एक C, कंप्लीट। इसमें देखो सबसे अधिक हमारे पास यही और यही है। तो C एक बार, C एक बार, H 4 बार, H 2 बार, तुरंत 2 से गुणा करो। गुणा करते ही H हो गया 2 दूनी 4, O की बैलेंस बिगड़ गई। O हमारे पास 2 2 4 बार, यहाँ पर 2 बार, तो 2 से गुणा कर लो। अब इसका बैलेंस कंप्लीट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का खा। 5 के खा में, तो 5 के खा में देखो आप लोग, 5 के खा में तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 5 और खा। 5 के खा में है अभिक्रिया FeCuSO4, Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu का अवक्षेप, इसे अवक्षेप कहेंगे, में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। देखो रिएक्शन के इधर वाले को हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, रिएक्शन के जो इधर हो इसे कहते हैं हम लोग अभिकारक, और रिएक्शन के बाद की जो अभिक्रिया है उसे कहते हैं उत्पाद। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्पाद। तो रिएक्शन के इधर वाले अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अभिकारक, और रिएक्शन के उधर वाले को हम लोग कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो देखो यहां पर अभिकारक में आप लोग क्या क्या लिखोगे, समझना आप लोग। तो अभिकारक, अभिकारक इधर बोले टोटल ये दोनों अभिकारक हैं, और ये दोनों आपके पास क्या है? उत्पाद है। ठीक, ये दोनों क्या है आपके पास? उत्पाद है। अब ध्यान रखना, तो अभिकारक हमारे पास कौन कौन है? Fe प्लस CuSO4। उत्पाद हमारे पास कौन कौन है? FeSO4 प्लस Cu, और इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे, क्योंकि एक तत्व का विस्थापन हुआ यहाँ पर, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। अब देखो इसका, अच्छा ये पहला भी है, इसके और एक भी है, समझना। ये तो पहला है आपके पास, दूसरे में भी कुछ कंडीशन है इनके। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। केवल अभिक्रिया का समीकरण कीजिए। देखो इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि ऊष्मीय अपघटन, यानी किसी तत्व को अगर हम लोग गर्म करके उसको तोड़ रहे हैं उसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। जैसे आपको बता देते हैं दूसरा ऊष्मीय अपघटन, तो जैसे
CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसे तोड़ना है ना तो इसको गर्म करते हैं। तो किसी भी तत्व को तोड़ने के लिए अगर गर्म करते हैं तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो यह जब इसको तोड़ोगे तो ये जगह CaO प्लस CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसे कहते हैं हम लोग ऊष्मीय अपघटन। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6, IUPAC नाम बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, तो लिखोगे उत्तर 6 लिखोगे आप लोग, उत्तर 6, 6 का पहला में है C, इसमें आपके पास बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग H है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और H। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 3 बार C, 1 2 3, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर CHO है। जब इसका IUPAC नाम करेंगे तो IUPAC नाम करते समय मेथ एथ प्रोप, तो कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन होने पर प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड होने पर होता है आइन, तो ये जगह प्रोपाइन, क्या जगह प्रोपाइन, देखो 1 2 3, 3 दूनी 6, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जगह प्रोपाइन, ठीक, प्रोपाइन। यहाँ पर अगर आप लोग गिनती गिनना चाहो तो आइन देखो 1 कार्बन पे, इधर 1 2 कार्बन, तो अब लोग कह सकते हो प्रोपाइन 1, इसमें 1 2 3 यानी मेथ एथ प्रोप, तो इसे कहोगे आप लोग प्रोप, प्रोप। अब और सिंगल बॉन्ड होने पर होता है एन, तो ये जगह प्रोपेन, और CHO होने पर ये होता है अल, तो ये जगह प्रोपेनल, तो प्रोपेनल। नल भी आपके एक ही पर है, नल कितने पर है, 1 पर, अगर गिनते गिनोगे 1 पर, आइन भी आपके पास 1 पर ही है, ठीक, 1 पर। हमेशा हम लोग कम वाले को गिनते हैं, तो दोनों ही आपके कितने कितने पर है, 1 1 पर। तो एक प्रोपेन प्रोपाइन, दोस्तों एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक क्या है आपको बताते हैं, एक लिखने की जरूरत नहीं है, वो बात अलग है। इसमें देखो कार्बन गिनती गलत हो गई, 1 2 3 4 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये जगह ब्यूट, और ये जगह एन, और ये जगह अल, तो ब्यूटेनल। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 का खा, 6 का क्या है, आयनन क्या है, यह है ताप पर विलयन की सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित होता है, ठीक है। देखो तो फिर आयनन किसे कहते हैं, तो आयनन क्या है, जब किसी विद्युत उदासीन पदार्थ को, विद्युत उदासीन पदार्थ हो, उदासीन पदार्थ का मतलब क्या है, उसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों हो। जैसे मान लो कि आपके पास HCl है, तो इसमें धन आयन भी है और ऋण आयन भी है। जब कोई उदासीन पदार्थ को द्रव में घोला जाता है, किसमें घोला जाता है, द्रव को, तब पदार्थ आवेशित आयनों में वियोजित हो जाता है। जैसे HCl को द्रव में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। पदार्थ के आयनों में वियोजित होने की इस घटना को आयनन कहते हैं, ठीक। यानी जब कोई उदासीन पदार्थ हो, उदासीन पदार्थ का मतलब है जैसे HCl दोनों आयन है इसमें, जब इसको जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूटता ही है। अब जब ये आयनों में टूटेगा तो इसे हम लोग आयनन कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आयन कहते हैं इस घटना को। अब आयन का एक चीज ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चन ही है आपका, क्वेश्चन ये है कि यह ताप पर विलयन की सांद्रता पर किस प्रकार प्रभावित होता है। ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है, और ताप बढ़ाओगे तो ये आयनन बढ़ता है, और सांद्रता बढ़ाने पर आयनन कम होता है। सांद्रता मतलब जितना विलयन को तनु रखोगे ना तो आयनन उतना ही अधिक होगा, जितनी उसकी सांद्रता बढ़ाते जाओगे, उसकी गाढ़ापन बढ़ाते जाओगे, तो आयनन का मान धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक। इसके बाद है देखो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है कि 7 नंबर में है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उत्तर 7 का 7, अच्छा का खा गा अलग अलग है, तो 7 डालोगे। तो सबसे पहले का नंबर हेडिंग डालोगे संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त एवं असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अगर कार्बन कार्बन अगर ये कार्बन कार्बन अगर एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो तो संतृप्त, अगर ये डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट हो तो इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बंध हो तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात जो एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद संक्षारण किसे कहते हैं? तो आप लोग खा नंबर हेडिंग क्या डालोगे? खा नंबर संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है जब धातु वायु नमी आर्द्रता के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और इस घटना को संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, चांदी पर काली परत चढ़ना, ये संक्षारण के ही तो उदाहरण है। तो संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अगर वायु नमी आर्द्रता के संपर्क में आ जाए तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण। तो गा नंबर में आप लोग हेडिंग क्या डालोगे? अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर अवक्षेप कहीं बना था, कहाँ बना था अवक्षेप? यहाँ पर देखो, या फी और इसने विस्थापन किया और सीयू यहाँ पर हो गया अवक्षेप, सीयू। जब किसी अभिक्रिया में कोई एक तत्व नीचे की ओर बैठ जाता है यानी ग्रहण कर लिया जाता है, फिर से एक बार, जैसे यहाँ पर Fe और CuSO4 की अभिक्रिया में Fe ने SO4 को लेकर Cu को कर दिया विस्थापित और Cu हो गया अवक्षेप, Cu बैठ गया नीचे। तो जब किसी अभिक्रिया में जब दो तत्वों की, फिर से समझो, एक तत्व एक यौगिक, जब तत्वों या यौगिकों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर एक तत्व का अवक्षेपण हो जाए तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक तत्व का अवक्षेप हो, अवक्षेपण हो जाए तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखो, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आप लोग साथ में का देखो ये अथवा करोगे आप लोग। अथवा में क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण और उपयोग, तो आपको बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या है। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे उत्तर 7 का इसमें अथवा, ठीक है, अथवा। तो अथवा में देखो उत्तर 7 का अथवा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो POP के आप लोग हेडिंग डालना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या है? यह सफेद रंग का होता है, नंबर 1 गुण है। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण का उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर क्या है? यह सफेद रंग का होता है। दूसरा क्या है? ये जल में अल्प विलेय है, मतलब पूर्णतः विलेय नहीं है, जल में विलेय तो नहीं है, जल में ये अविलेय मान सकते हो आप लोग, क्योंकि जल में पूर्णतः विलेय तो है नहीं है। तो जल में इसको अल्प विलेय में रख रहे हैं हम, अविलेय ना रखकर हम अल्प विलेय में रख रहे हैं। इसके बाद इसका और क्या गुण है? और क्या गुण है कि इस फिर से एक बार, एक तो सफेद रंग का होता है, ये एक गुण है। दूसरा जल में ये अल्प विलेय है, या अविलेय कह सकते हो आप लोग, या अल्प विलेय कह सकते हो, ठीक है, लेकिन विलेय नहीं कह सकते हो इसको, पूर्णतः ये विलेय नहीं है जल में। 2 गुण ये हो गए आपके। और इसका उपयोग क्या है? उपयोग इसके जैसे छतों जो छतें होती है, छतें को चिकनाई लाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और साथ में खा नंबर में है, ठीक, खा नंबर में है, का और खा का अथवा है। क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन पीएच के 2 उपयोग लिखिए। क्षार, तो अम्ल किसे कहते हैं? सबसे पहले समझो अम्ल। अगर हम लोग किसी भी तत्व को, अगर कोई भी तत्व जलीय विलयन में अगर H आयन दे और कोई भी तत्व या यौगिक अगर जल में घोल दिया जाए उसे, और अगर OH आयन दे तो उसे क्षार कहते हैं।
अगर किसी तत्व या यौगिक को या किसी यौगिक को कह सकते हो, अगर हम लोग जल में घोल दे तो अपने अगर H धनायन दे तो उसे अम्ल कहेंगे, अगर OH ऋणायन दे तो उसे क्षार कहेंगे। ठीक, आर्हेनियस के प्रयोग में। और दैनिक जीवन पीएच के 2 उपयोग लिखिए। तो दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच का 2 उपयोग, जैसे एक दंत क्षरण, दांतों का पीएच मान अगर 5.6 से अगर धीरे धीरे कम हो जाए तो दांतें हम लोगों को गिरने लगते हैं, ये इसे कहते हैं दंत क्षरण, दैनिक जीवन में उपयोग है। दैनिक जीवन में और पीएच मान का क्या महत्व है, जैसे आपको बता दें कि मानव शरीर में पीएच, तो मानव शरीर का जो पीएच मान है 7.6 से 7.8 के बीच कार्य करता ही है ये। अगर इससे अगर कम हो जाए या अधिक हो जाए तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी में जैसे मछलियाँ है, मछलियाँ भी देखो पहले मानव से समझते हैं हम लोग। मानव जीवन में क्या है कि मानव जीवन का पीएच मान 7.6 से 7.8 के बीच ये कार्य करता है। अगर इससे अधिक भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगर अधिक हो जाए तो भी जीवन जीना असंभव हो जाता है, अगर कम हो जाए तो भी जीवन जीना असंभव हो जाता है। ये तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हो गया मानव जीवन में। ठीक है, और आगे क्या है, बस इतना ही है। तो अब देखो खंड गा में हम लोग बायोलॉजी करेंगे, तो उससे पहले आप लोग इतने को शॉर्ट करना चाहे तो कर लो। देखो अब हम लोग बायोलॉजी को करेंगे। बायोलॉजी में क्या है, पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण एवं परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखो पोषण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे पोषण। क्या हेडिंग डालोगे, पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवधारी क्या करते हैं कि अपने जीवन की समस्त प्रक्रियाओं को चलाने के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उपयुक्त ग्लूकोज के रूप में उसे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, जीवधारी अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक, स्वपोषी एवं परपोषी पोषण किसे कहते हैं, देखो स्वपोषी पोषण वह है यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और सूर्य की प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल आदि की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो स्वपोषी पोषण के आहार को ग्रहण करे, जो स्वपोषी पर आश्रित हो, उसे परपोषी कहते हैं या विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, तो परपोषी पोषण किसे कहते हैं, जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य, फिर गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, परपोषी पोषण। तो जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो स्वपोषी पोषण, जो स्वपोषी को ग्रहण करे उसे परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, हाँ, इसके बाद है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पीछे के सेट में भी पूछा गया था, सेट 2 में हमने चित्र कुछ और बनाया था, इसमें चित्र कुछ और बनाएंगे और बनाया है। कोई जरूरी नहीं दोनों सेम चित्र है, एक ही चित्र है, इसमें थोड़ा सा पंखुड़ी वगैरह बना दिया। इस चित्र को आप लोग ऐसे बना सकते हो, नहीं पंखुड़ियाँ ऐसे दिखाए थे, ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे बना सकते हो आप लोग। पुष्प, कोई भी एक पुष्प के चित्र के रूप में दिखा दोगे, वही स्ट्रक्चर है अनुदैर्ध्य काट का। उसमें हमने क्या किया था कि पुष्प का अनुदैर्ध्य काट वाले में इस 2 पंखुड़ी को नहीं लिया था, बाकी सब ले लिया था, हमने समझा दिया था उसमें। ठीक है, इसमें भी एक्सप्लेन करते हैं आपको। इसमें इनका कहना भी है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। विभिन्न पुष्पांग, पुष्प अंग का सबसे पहला भाग हमारा होता है पुष्प वृंत। पुष्प वृंत किसे कहते हैं, जहां पुष्प की जो ना हरी डंडी होती है, हरी डंडी, जिससे कि हम लोग, जैसे मान लो सपोज करो किसी को कुछ पुष्प दे रहे, फूल दे रहे हैं, तो जिसको पकड़ के हम लोग देते हैं, जिसको पकड़ कर हम लोग देते हैं ना, जिस हिस्से को पकड़ते हैं उस भाग को हम लोग कहते हैं पुष्प वृंत। पुष्प वृंत उसे कहते हैं जिस भाग को पकड़ कर हम लोग देते हैं। ठीक, पुष्प वृंत। तो पुष्प वृंत का काम क्या होता है, पुष्प वृंत का काम होता है पुष्पासन को टिकने देना,
पुष्पासन को बैठने देना, ये पुष्प वृंत का काम होता है। पुष्पासन किसे कहते हैं? ये तो आप लोग संधि विच्छेद पढ़ते हो, पुष्प धन आसन पुष्पासन, यानी पुष्प का मतलब पुष्प और आसन, जहाँ पुष्प के बैठने का स्थान हो, जहाँ पुष्प के बैठने का स्थान हो उसे कहते हैं पुष्पासन। जो नहीं फूला हुआ भाग होता है, फूले भाग, ऐसे इस प्रकार से पुष्प में होते हैं, इस प्रकार से फूले भाग। इस वाला जो ये भाग है, ये भाग इसे कहते हैं वृतांत यानी बृहदंत। पुष्प वृंत कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं इसके। और इस प्रकार से भाग होते हैं, इस प्रकार से ये वाला भाग, ठीक है, ये इस प्रकार से उसे कहते हैं पुष्पासन। जिस पर पुष्प बैठती है उसे कहते हैं हम लोग पुष्पासन, ठीक, जिस पर पुष्प बैठे हुए थे उसे पुष्पासन कहते हैं। इसके बाद इसके साइड से ऐसे निकले होते हैं ना, ऐसे जिसपे हरी हरी पत्तियां निकल रही होती है, ये इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं दलपुंज, ठीक, या बाह्य दल, इसे कहते हैं बाह्य दल। ये जो है इस प्रकार से है, इसे कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल का काम क्या होता है? पुष्पासन के लिए आसन, ठीक, पुष्पासन इस पर टिके होते हैं, इसे कहते हैं बाह्य दल। इतना भाग क्लियर है? ठीक, इतना क्लियर है। ये आपके पास जो पुष्प के एक, इसे कहते हैं जो ये ना पंखुड़ी हमने दिखाया, ये इसे कहते हैं दल। इन दलों के टोटल समूह को कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। मतलब समझना, जैसे गुलाब के जो फूल है, गुलाब के फूल में कई, जैसे मान लो देखना कि हम लोग किसी ने आपको गुलाब का फूल दिया हो और आप लोग उनसे बातें कर रहे हो, बातें करते करते एक एक पंखुड़ी तोड़ रहे हो, वो है आपके पास दलपुंज, उसे कहते हैं दलपुंज। ठीक, जैसे गेंदा का फूल है, गेंदे के फूल में आप लोग ऐसे ना बहुत सारी पंखुड़ियां होती है, उसको आप लोग तोड़ते रहते हो, उसे कहते हैं दलपुंज। तो एक भाग को दल कहते हैं, टोटल भाग को दलपुंज कहते हैं। ठीक है, और बाह्य दल किसे कहते हैं? जो बाहर से इस प्रकार दो तीन निकले होते हैं, कली, इसे कली के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और इस प्रकार से ये नहीं जो बाहर से निकले होते हैं उसे कहते हैं बाह्य दल। इसके बाद एक पुष्प के दो भाग होते हैं, एक नर भाग और एक मादा भाग। नर भाग को पुंकेसर, मादा भाग को कहते हैं स्त्रीकेसर या अंडप। ठीक, तो नर भाग को कहते हैं पुंकेसर और पुष्प के मादा भाग को हम लोग कहते हैं स्त्रीकेसर या अंडप। पुंकेसर में आपके पास क्या होता है? देखो यहाँ पर अगर आपकी बार पुष्प लेकर समझाएंगे, ठीक है, आपकी बार जो ओरिजिनल पुष्प लेकर आपको समझाएंगे। देखो आपको बताते हैं, जैसे पुंकेसर में होते परागकोश और पुतंतु। ठीक है, पुतंतु, तो पुंकेसर में सबसे पहले होता है परागकोश। इस परागकोश में ना परागकण भरे होते हैं, इसमें परागकण भरे होते हैं। ये होता है आपके पास पुरुष भाग। हाँ, पुंकेसर, इसमें क्या है? परागकोश में क्या होता है? परागकण भरे होते हैं। इस परागकण, जब इन दोनों ये परागकण इसी पुष्प के कहाँ पहुंचते हैं? इस पुष्प के पहुंचते वर्तिकाग्र तक। वर्तिका से होते हुए ये परागकण कहाँ जाते हैं? वर्तिका तक। कहाँ जाते हैं? वर्तिका तक। फिर वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुंचते? ये अंडाशय तक। कहाँ पहुंचते? पुष्प के अंडाशय तक। अंडाशय में पहुंचते ही यहाँ पर होता है निषेचन। इस क्रिया को पुष्प में निषेचन क्रिया कहते हैं। इसे ही पुष्प में हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन क्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पर ये अंडाशय पहुंचकर फिर ये पहुंच जाते कहाँ पर? अब ये किसका रूप लेते हैं? बीजांड का। जब बीजांड का रूप ले लेते हैं, इसका मतलब है नए पुष्प, नए कली का उत्पन्न होना अब संभव है इस क्रिया से। ठीक, इसे कहते हैं निषेचन क्रिया, या अनुदैर्घ्य काट का टोटल बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी तो आप लोग सब इसके जो टोटल्स भाग है, आंसर्स है, आपकी बार स्क्रीन पे देख रहे हो आप लोग, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 10। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मानव में लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? देखो सबसे पहले तो आप लोग बताते हैं कि उत्तर 10 है आपका। हाँ, उत्तर 10। आप लोग कहोगे कि मानव, हेडिंग डालोगे ना, मानव में लिंग निर्धारण। देखो मानव में लिंग निर्धारण जो है, मानव में लिंग निर्धारण हम लोग गुणसूत्र से करते हैं। किससे करते हैं? गुणसूत्र से करते हैं। तो मानव में लिंग निर्धारण हम लोग गुणसूत्र से करते हैं। मनुष्य में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र जो है वो टोटल होते हैं आपके पास 23 जोड़ी, अर्थात हम लोग कहेंगे 46 गुणसूत्र होते हैं। मतलब जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स, 1 जोड़ी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स ये होते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र। इसमें हमारे पास देखो 2 प्रकार से गुणसूत्र होते हैं जो मेन होते हैं।
मेल में गुणसूत्र होते हैं यक्स और वाई दोनों, और जो फीमेल होते हैं, फीमेल में गुणसूत्र होते हैं यक्स और यक्स और यक्स। तो मतलब मेल में जो है वो दो प्रकार, दोनों टाइप के गुणसूत्र है, यक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, और फीमेल में केवल यक्स गुणसूत्र है। जब यक्स गुणसूत्र, ये हो गया आपके पास मेल, और ये हो गया आपके पास फीमेल के पास केवल एक्स और एक्स गुणसूत्र है। जब इनके बीच संकरण कराया जाता है, जब संकरण कराएंगे तो पुरुष का, मान लो संकरण का मतलब होता है निषेचन, पुष्प में हम लोग संकरण करते हैं और मान लो जीवों में हम लोग निषेचन क्रिया करते हैं, तो इन दोनों के बीच करते हैं निषेचन। जब निषेचन के दौरान पुरुष का अगर एक्स गुणसूत्र, स्त्री के पास तो एक ही गुणसूत्र है एक्स, तो अगर एक्स गुणसूत्र से संलयन हो जाए तो हमारे पास एक्स और एक्स, इस समय पुत्री उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? पुत्री। ठीक है, इस प्रकार से पुत्री उत्पन्न होगी। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र और स्त्री के यक्स गुणसूत्र से मिल जाए तो इसके निषेचन के दौरान पुत्र का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? पुत्र का जन्म होगा। तो ऐसे हम लोग लिंग निर्धारण करते हैं। फिर भी हमारे भारत में एक प्रथा है। प्रथा क्या है कि अगर किसी स्त्री के बार बार पुत्री का जन्म हो तो उस स्त्री को ही आरोपित, मतलब दोषी मान देते हैं कि ये स्त्री ऐसी है वैसी है, बहुत चीजें कह देते हैं। तो समाज के नियम ही है कहना। ठीक है, क्या स्त्री में कोई दोष है? इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्त्री के पास तो वो तो मजबूर है, उसके पास तो एक ही गुणसूत्र है, केवल एक्स। भाई पुरुष के पास तो दोनों गुणसूत्र है, यक्स और वाई दोनों गुणसूत्र है। तो अगर गलती माननी है तो पुरुष को बताओ, क्योंकि उनका गलती है। फिर वो बार बार क्यों एक्स गुणसूत्र प्रदान कर रहा है स्त्री को? क्यों वो बार बार एक्स गुणसूत्र दे रहा है? उन्हें कहिए कि दोनों गुणसूत्र दीजिए। लेकिन ऐसा किसी का दोष नहीं है, क्योंकि ये तो रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? रासायनिक। ना तो इसमें पुरुष की कोई गलती है, ना ही स्त्री की कोई गलती है। ठीक है, ये तो मतलब एक सामाजिक व्यवहार है, जो कि चलो ये तो परंपराएं है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा ध्यान ना दो। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं मानव में लिंग निर्धारण, इसे कहते हैं मानव में लिंग निर्धारण। इस प्रकार से मानव में लिंग निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए। खुला, बंद तथा दोहरा परिवहन तंत्र को समझाइए। रुधिर की परिसंचरण एवं कार्य का वर्णन कीजिए। और अथवा में है मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो एक काम कीजिए, आप लोग चित्र बनाना है तो फिर से इसके चित्र को हटाना होगा मैं, तो स्क्रीनशॉट कीजिए। अब देखो जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर में है, रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए। खुला, बंद तथा दोहरा परिवहन तंत्र को समझाइए। रुधिर की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। देखो पूरा तो हमने आपको लिखा नहीं, थोड़ा लिख दिया, बाकी समझा दे रहे हैं। बाकी आपको देखो टोटल आंसर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। कुछ आंसर जो आपके इस प्रकार से लिख दिए उसको छोड़कर बाकी सब आंसर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आपको पता है। ठीक है, बाकी हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चन अगर प्रोवाइड नहीं भी कर पाए हम, हो सकता है बाई चांस, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, या तो हम डिस्क्रिप्शन में या तो फिर कमेंट सेक्शन में हम उसको पिन करके रख देंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में फिर उसको लिख के रख देंगे, या आई बटन पे दे देंगे, कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर देंगे। रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए। रुधिर परिवहन किसे कहते हैं? रुधिर का मतलब होता है ब्लड का मतलब होता है रक्त का चलना रुधिर परिवहन कहते हैं। शरीर में रक्त के प्रवाह को रुधिर परिवहन कहते हैं। यानी जिस परिवहन तंत्र में संवहन माध्यम रुधिर होता है उसे रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। संवहन माध्यम रुधिर होता है उसे रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो कि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में खंडन होता है उस भोजन का। फिर उस भोजन की जो ग्लूकोज है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना रक्त का काम होता है। इसे रुधिर परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर परिवहन कहते हैं। तो बस वही लिख दिया हमने। जिस परिवहन तंत्र में संवहन माध्यम रुधिर होता है उसे रुधिर परिवहन कहते हैं। इसके बाद खुला व बंद परिवहन तंत्र क्या है? कुछ अकशेरुकी जंतुओं। अच्छा, अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? उस जंतु को अकशेरुकी कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं होती है। जिनकी रीढ़ की हड्डियां ना हो उसे अकशेरुकी कहते हैं, और जिनमें रीढ़ की हड्डियां हो उसे कशेरुकी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो कुछ अकशेरुकी जंतु जैसे आर्थ्रोपोड्स एवं मौलक्स में रुधिर मुख्य रुधिर वाहिनियों से निकलकर पूरी देह गुहा में भर जाता है। इसे खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी खुला परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? जिनमें हम लोग कह सकते हैं कि सिराओं की आवश्यकता नहीं होती है, विदाउट सिरा के रुधिर परिवहन हो जाता है उसमें, उसे खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। बिना सिरा के, जिसमें मतलब कशेरुकी की रीढ़ की हड्डी नहीं है और उसमें रुधिर परिवहन हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं
खुला परिवहन तंत्र है। और धमनी कोशिकाओं से रुधिर शिरा कोशिकाओं में पहुंचाता है। धमनी का काम क्या होता है? रुधिर कोश शिरा तक पहुंचाना, फिर जिनसे शिराओं और शिराओं से पुनः हृदय में वापस लौटाता है। इस बंद को बंद रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। ये तो हमने मानव हृदय में आपको एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने। सबसे पहले मानव एक्सप्लेन में आपको एक्सप्लेन कर दिया था मानव हृदय में। सबसे पहले हमारे पास होता है शिरा। शिरा से रक्त कहाँ आता है आपके पास? देखो, दाया अनिंद बाया अनिंद, दाया निलय बाया निलय, आपको याद होना चाहिए। पहले दाया निलय बाया निलय, दाया अनिंद बाया अनिंद, तो वही आपको पूरा का पूरा अगर हृदय याद है। देखो, हृदय के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम। अगर आगे के कुछ क्वेश्चन पूछ दे सेट में तो आपको हृदय भी आपको अच्छे से और पढ़ा देंगे। ठीक, केवल इस पर समझना आप लोग। हृदय के बारे में, हृदय से ही है धमनी कोशिकाओं से रुधिर शिरा, ठीक, धमनी रुधिर कोशिकाओं से कहाँ जाता है? शिरा, और कोशिकाओं में पहुंचाता है, शिरा कोशिकाओं तक पहुंचाता है धमनी, जिनसे शिराओं और शिराओं से पुनः हृदय में रुधिर वापस लौट आता है, यानी शिराओं से फिर हृदय में लौट आता है। इसे बंद परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी धमनी से पहले रुधिर को शिरा में आना और शिरा से फिर रुधिर को हृदय तक जाना, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग कहते हैं बंद रुधिर परिवहन तंत्र। फिर शिरा, फिर हमारा पता है कपाट, कपाट से आपके पास होता है ऊपर आता महाधमनी, महाधमनी से पूरे शरीर में से फिर शिरा, शिरा से फिर शिरा कोशिकाओं तक पहुंचना, शिरा कोशिकाओं से फिर हृदय तक आना, हृदय से फिर महाधमनी जाना, महाधमनी से पूरे शरीर में फिर हृदय का ब्लड का संचरण होना। इसे ही तो कहते हैं हम लोग बंद परिवहन तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? दोहरा समझना, दोहरा। पहले रुधिर शिरा में, पहले रुधिर शिरा में, शिरा से शिरा कोशिकाओं में, फिर हृदय में, हृदय से महाधमनी, महाधमनी से फिर शरीर में, शरीर से फिर शिरा में, शिरा से फिर आपका हृदय में, हृदय से महाधमनी में। इस प्रकार से डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपका है अथवा में मानव जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो, मानव जनन तंत्र, मानव नर जनन तंत्र। तो मानव के दो जनन तंत्र होते हैं, एक नर भाग एक मादा भाग। तो ये हमारे पास मानव नर जनन तंत्र के चित्र है, जिसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते भी हो, उतना बताने की जरूरत नहीं है। कुछ आपके साइंटिफिक नाम है, तो साइंटिफिक नाम जो है उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी आप लोग सब कुछ जानते हो। सबसे पहले देखो, ये आपके पास होता है, देखो वृषण, ये होता है वृषण, और प्रत्येक पुरुष में, ये स्त्री में नहीं पुरुष में पाए जाते हैं। प्रत्येक पुरुष में वृषण होते हैं दो। कितने होते हैं? दो वृषण होते हैं, यानी एक जोड़ी होते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषण में, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जहां पर वृषण हो, जहां पर वृषण हो उसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश मतलब यहां पर वृषण है और यहां पर आपका वृषण कोश है। वृषण जिसके अंदर है उसे वृषण कोश कहते हैं। ठीक, फिर से समझना, ये वृषण जो कि दो होते हैं, ये वृषण कोश। अच्छा, किसी किसी पुरुष में एक वृषण होता है, ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, उनके में भी संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर अप डाउन, किसी किसी में अप डाउन होते रहते वृषण, अप डाउन, तो फिर ये मेडिकल में अनफिट है, इसको अपना सर्जरी करवाना चाहिए, इसको मतलब जो भी है डॉक्टर से उपचार लेकर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ठीक है, किसी किसी में अप डाउन होते हैं तो फिर आप लोग मेडिकल में अनफिट है। ठीक, और किसी में छोटे बड़े हैं तो भी उतना दिक्कत नहीं होती, फिर भी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसे छोटे बड़े में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप डाउन में थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो वृषण में वृषण होते हैं आपके पास एक जोड़ी, यानी दो। फिर इसके बाद वृषण की हमारे पास एक नली होती है जो शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, वो शुक्राणु इसकी स्रावित होती है, यहाँ पर स्रावित होती है। यहाँ पर देखो, ये होता है मूत्राशय, ये है आपके पास मूत्र नलिका। यहाँ से मूत्र नलिका से हम लोग इस, देखो मूत्र यहाँ से आकर इस नली के द्वारा, फिर इस नली के द्वारा मूत्र मार्ग, ये हमारा मूत्र मार्ग है पूरा। शिशन को मूत्र मार्ग, शिशन, ये पूरा शिशन है, और शिशन के अंदर एक नली टाइप की होती है जिससे मूत्र मार्ग कहते हैं, जिससे कि यहाँ से टॉयलेट निकलते हैं हमारा। यहाँ पे इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये हमारे पास होता है शुक्राशय। तो प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय यहाँ पर दोनों मिलकर बनाते हैं शुक्राणु। शुक्राणु का जब निर्माण होता है तब जब पुरुष और स्त्री आपस में निषेचन क्रिया करते हैं, उसके दौरान पुरुष के लिंग से यानी शिशन से एक श्वेत पदार्थ का स्रवण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं शुक्राशय, शुक्राणु। वो यहाँ पर उसका निर्माण होता है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय दोनों मिलकर यहाँ पर उसका निर्माण होता है, जिसके कारण से श्वेत पदार्थ का श्रवण यहाँ से होता है। ठीक है, क्लियर? तो और कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पिन करना, उसको हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सेट 3 भी आज हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म किया है,
और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग मिलेंगे सेट 4 में। तो आप लोग कोई भी डाउट हो जाए, कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए और मिलिए नेक्स्ट सेट में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक सेट में मिलते जरूर रहिए। कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में आके कमेंट में जरूर पूछ लेगा। तो इतना टेक स्क्रीनशॉट।